दोस्तों, एक फौजी जो बॉर्डर पर रहकर अपनी देश की तो सुरक्षा कर लेता है, लेकिन बात जब उसके घर की आती है, अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाता और आखिरकार अपने परिवार को बचाते हुए एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुन करके हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, यह आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फारुखाबाद, और इसी फारुखाबाद का एक थाना पड़ता है पंचायत घाट। पंचायत घाट के अंतर्गत एक गांव आता है झगुआ नगला, और इसी झगुआ नगला का रहने वाला प्रदीप कुमार, प्रदीप जिसकी उम्र लगभग 32 साल, जो कि सीआरपीएफ में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती श्रीनगर में है। प्रदीप की पत्नी का नाम रानी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल, जो कि अपने ही इलाके के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। प्रदीप के टोटल 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। चूंकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते थे, इसलिए प्रदीप के परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं है। रानी जब भी स्कूल में जाती है तो अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को अपने घर में रख रही थी। प्रदीप का पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 6 जून की शाम के वक्त। दरअसल प्रदीप 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी शाम के वक्त प्रदीप अपने बड़े भाई प्रवेश के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि भाई, मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा हूं और थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। प्रदीप जो मूल रूप से एटा जिला के अलीनगर का रहने वाला है। प्रदीप के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है। प्रवेश अपने भाई से जैसे इस तरह की बात करता है, प्रवेश अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि जब सही सलामत घर पे पहुंच जाना, एक बार मुझे बता जरूर देना। देर रात तक भी प्रदीप जब अपने भाई के नंबर पर फोन नहीं करता है, अब खुद प्रवेश प्रदीप के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब प्रदीप का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब प्रदीप के नंबर पर फोन नहीं लगता, आखिरकार प्रवेश प्रदीप की पत्नी रानी के नंबर पर फोन करता है। इधर रानी को जब मालूम चलता है कि उसका पति 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला है, यह जानकर रानी की एकदम से चौंक जाती है। प्रवेश से कहती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं और ना ही अभी तक घर पहुंचे हैं। इधर रानी को जैसे ही मालूम चलता है, रानी अब अपने पति के बारे में पता लगाने के लिए श्रीनगर के कंट्रोल रूम में फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछती है। तो रानी को मालूम चलता है कि वाकई में प्रदीप 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकल चुका है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो प्रदीप घर पहुंचता है और ना ही उसका नंबर ऑन होता है। इसलिए रानी के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पर फोन करती है और प्रदीप के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद प्रदीप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता। और आखिरकार एक दिन का और समय गुजर जाता है। तभी अगले दिन 8 जून को इसी झगुआ नगला गांव के बाहर खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रानी को मालूम चलता है तो रानी घटना स्थल पर नहीं जाती, क्योंकि रानी को पूरा यकीन होता है कि शायद उसका पति अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा, आज नहीं तो कल जरूर वापस आएगा। लेकिन रानी को जैसे इस बात की जानकारी होती है, रानी को भी अपने पति को लेकर चिंता सताने लगता है। इसलिए रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर अलीनगर अपने ससुराल पहुंच जाती है और जब अपने जेठ प्रवेश से गांव में मिले डेड बॉडी के बारे में बताती, यह जान करके प्रवेश भी हैरान हो जाता है। दरअसल प्रवेश उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए 10 जून को फर्रुखाबाद के पंचायत घाट थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोग को 8 जून को एक डेड बॉडी मिला था, दरअसल मैं उसे देखना चाहता हूं। पुलिस जब उस डेड बॉडी का फोटो प्रवेश को दिखाती है, प्रवेश देख करके एक्सेप्ट कर लेता है
और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, यह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई प्रदीप है। परवेश जब इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को देता है, पूरे घर में मातम सा छा जाता है। परवेश जब डेड बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है, पुलिस परवेश से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर परवेश थोड़े देर सोचने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, पर मुझे प्रदीप की पत्नी रानी पे ही शक है, क्योंकि रानी को जब इस डेड बॉडी के बारे में मालूम चला था, रानी डेड बॉडी को देखने के लिए घटना स्थल पर भी नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई महीनों से रानी और प्रदीप के बीच में तकरार भी होता रहता था। परवेश जैसे ही इस तरह की बात करता है, पुलिस परवेश के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत रानी के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है। और फिर पुलिस रानी से पूछताछ करने के लिए अलीनगर उसके ससुराल में पहुंच जाती है, जहां से पुलिस रानी को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर रानी से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रानी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा पति 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से घर के लिए निकले हैं। भला मैं अपने पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। लेकिन पुलिस रानी के बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि उससे कई तरह सवाल करती है। पुलिस जब तरह तरह का सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार रानी भी पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और आखिर मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रानी जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी सुनाती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रानी के ससुराल वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। रानी, जिसके पिता का नाम देवेंद्र, जो फारुखाबाद के चीनी ग्राम गांव का रहने वाला है, देवेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी श्यामा देवी, उसके अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी रानी और दूसरी बेटी सुरेखा। रानी देखने में जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी तेज थी। रानी अपने ही इलाके से बीएड तक की पढ़ाई करती है। रानी की जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहाली निकलती है। रानी भी अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम रद्द हो जाता है, जिसकी वजह से रानी का सपना अधूरा रह जाता है। रानी जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद में देवेंद्र अब अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। दरअसल देवेंद्र अपनी बेटी के लिए एक टीचर तलाश करते हैं, लेकिन अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, पर इस प्रकार का कोई लड़का नहीं मिलता है। तभी देवेंद्र अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से प्रदीप कुमार के बारे में मालूम चलता है। प्रदीप को जा करके जब देखता है, अपनी बेटी के लिए प्रदीप को पसंद कर लेता है। उसके बाद से शादी की तारीख रखी जाती है और बड़ी धूमधाम से प्रदीप और रानी की शादी होती है। रानी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, उसके ससुराल वाले भी रानी को काफ़ी लाड प्यार करते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार रानी 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। पर तभी कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर से शिक्षा की बहाली निकलती है, यानी कि वैकेंसी निकलती है। इसलिए रानी अपनी दिल की बात प्रदीप से कहती है। रानी कहती है कि दरअसल मैं टीचर बनना चाहती हूँ, अपनी दिल की बात कहती है। प्रदीप भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर उसे आवेदन करवा देता है। रानी जब एग्जाम देती है, आखिरकार फर्रुखाबाद उसके मायके के आसपास में एक सरकारी स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल जाती है। टीचर की नौकरी जब मिल जाती है, उसके बाद में रानी मायके में चली जाती है और मायके से ही रहकर वहीं पर नौकरी करने लगती है। रानी को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन रानी जब अपने मायके में रहने लगती है, यह बातें प्रदीप के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगता। प्रदीप को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपनी पत्नी को ससुराल में लाएं कैसे। इसलिए प्रदीप अपनी पत्नी को लाने के लिए उसका वहां से ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी रानी का ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर के प्रदीप और उसकी पत्नी के बीच में अब आए दिन हर रोज झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है, एक दिन रानी अपने पति
प्रदीप को समझाते हुए कहती है, अगर वाकई में तुम्हें बुरा लगता है तो बगल के झगुआ नंगला गांव में अपना एक घर बनवा लो। घर बनवाने की जब बात करती है, प्रदीप को भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की सुझाव पसंद आ जाती है और इसी झगुआ नगला गांव में एक जमीन खरीदकर अपना घर बनवा देता है, जिसमें रानी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और वहीं से अपनी ड्यूटी करने लगती है। रानी को अपनी ड्यूटी में परेशानी ना हो इसलिए उसका पति प्रदीप अपनी पत्नी को एक स्कूटी भी खरीद कर दे देता है। प्रदीप जो सीआरपीएफ में नौकरी करता था, हर 4 महीने पर 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता था और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। लेकिन अब प्रदीप जब अपनी वापस ड्यूटी पर जाता है, रानी को अपनी पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाती। दरअसल रानी को जब अपने पति की कमी महसूस होने लगती है, अब रानी इधर उधर ताक झांक करने लगती है। तभी रानी की नज़र आशिक के ऊपर पड़ती है। आशिक जो बगल के ही गूठ गांव का रहने वाला होता है। दरअसल यह आशिक कोई और नहीं बल्कि रानी के ही रिश्ते में बुआ का बेटा है। वो अक्सर कभी कभी रानी के घर पर भी आया करता था। आशिक, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास, जो कुंवारा है, क्योंकि रानी और आशिक के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है, इसलिए अब आशिक जब भी रानी के घर पर आता है, इसी रिश्ते की वजह से रानी से हंसी मजाक करने लगता है और हंसी मजाक में ही आशिक से कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद आशिक को भी समझने में देर नहीं लगता कि रानी उसे चाहने लगती है। दरअसल आशिक भी जो था कुंवारा था, इसलिए अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार एक दिन रानी के घर के अंदर ही आशिक और रानी के बीच में गलत सम्मत बन जाता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद में कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इस बात की जानकारी प्रदीप को कभी मालूम नहीं चलता। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, रानी आशिक की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब आशिक को रात के वक्त भी अपने घर पर ही रोकने लगती है। आशिक जब भी रानी के घर पर रात के वक्त ठहरता है, रानी अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद बगल के कमरे में ले जाकर के सुला देती है और आशिक को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है और आखिरकार एक दिन यह बात प्रदीप तक पहुंच जाती है। प्रदीप जब घर पर पहुंचता है, इस बारे में अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करता है। प्रदीप के दोनों बच्चे अपने पापा को जवाब देते हुए कहते हैं कि आशिक अंकल जब भी रात के वक्त घर पर ठहरते हैं, माँ हम दोनों को बगल के कमरे में सुला देती हैं और आशिक अंकल के साथ ही अपने कमरे में सोती हैं। बच्चे जैसे इस तरह की जवाब देते हैं, प्रदीप को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का वाकई में आशिक के साथ में चक्कर चल रहा है। प्रदीप जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रानी भी बेधड़क से अपनी पति को जवाब देती है कि जिसका पति बाहर में रहता है, उनकी पत्नियों को लोग इसी तरह का लाझल लगाते रहते हैं। तुम्हें पड़ोसियों से ज़्यादा मेरी बात पर यकीन करनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों प्रदीप की अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता और फिर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और फिर उसके बाद से आशिक के घर भी जाता है और उसके परिवार वालों से आशिक की शिकायत भी कर देता है। साथ ही साथ आशिक को हिदायत देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदीप जैसे तैसे 20 दिन का समय गुजारता है, वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन प्रदीप जब वापस जैसे ही अपनी ड्यूटी पर जाता है, उसके बाद से रानी और आशिक फिर से पहले के जैसे ही मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन इस बार रानी अब काफ़ी हद तक डर जाती है। दरअसल रानी को अपने बच्चों से भी डर सताने लगता है। इसीलिए रानी जब अपने बच्चों को रात के वक्त खाना खिलाकर सुला देती है, उसके बाद से आशिक को अपने घर पर बुला लेती है। आशिक जो शराब पीने का भी आदी होता है, इसलिए रानी को भी शराब की लत लग जाती है। अब जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, इधर प्रदीप फिर से जब 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचता है, प्रदीप को अपनी पत्नी के मुंह से शराब की बू आने लगती है।
इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, रानी अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। लेकिन प्रदीप जब पड़ोस से पूछताछ करता है तो मालूम चलता है कि आशिक अभी भी उसके घर पर आता रहता है। इस बारे में जाकर जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, रानी फिर से अपने पति से झूठ बोलती है। इस पर प्रदीप अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि जिस दिन मैंने तुम दोनों को रंगे हाथे अगर पकड़ लिया, उस दिन तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जैसे तैसे समय व्यतीत करने के बाद प्रदीप जब वापस अपने ड्यूटी पर जाता है, अब प्रदीप को अपने काम में मन नहीं लगता है। दरअसल प्रदीप अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल नहीं पाता है। प्रदीप सोच लेता है कि आज नहीं तो कल दोनों को रंगे हाथ जरूर पकड़ूंगा। इसलिए रानी और आशिक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए 10 ही दिन के बाद फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन प्रदीप जब 6 जून को अपने घर के लिए रवाना होता है, इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता। दरअसल प्रदीप पहले ही सोच लिया था कि मैं रात के वक्त घर पर पहुंचकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा, और अगर मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, दोनों का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन शाम के वक्त जैसे ही अपने इलाके में पहुंचता है, अपने भाई परवेश के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूँ। करीब रात के 11:30 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा जब खटखटाता है, अंदर रानी आशिक को लेकर कमरे के अंदर सो रही थी। दरअसल खटखटाने की आवाज़ जैसे ही रानी के कानों तक पहुंचती है, रानी भी एकदम से डर जाती है। रानी सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को आखिरकार आया कौन है। इससे पहले कि रानी दरवाजा खोले, सबसे पहले आशिक को ले जाकर के बगल के कमरे में छुपा देती है। जाकर के जब दरवाजा खोलती है और अपने सामने जब प्रदीप को देखती है, उसके चेहरे से होश उड़ने लगते हैं। प्रदीप सबसे पहले रानी से सवाल करता है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों किया। इस पर रानी अपने पति को जवाब देती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन प्रदीप रानी की बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि प्रदीप रानी से कहता है कि आशिक घर के अंदर ही है। जैसे ही आशिक का नाम लेता है, यह सुनकर के रानी एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि प्रदीप घर के अंदर जाकर आशिक को ढूंढता, रानी खेल खेलना शुरू कर देती है। दरअसल रानी अपने पति का हाथ पकड़ करके कमरे में लेकर जाती है और फिर प्रदीप से मीठी मीठी बातें करने लगती है। बातों में इस कदर से उलझा देती है कि आखिरकार प्रदीप भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही दोनों करीब होते हैं, उसके बाद में प्रदीप को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से रानी कमरे से बाहर निकलती है और जाकर आशिक को बाहर निकाल कर लाती है। साथ ही साथ आशिक से कहती है कि अगर प्रदीप ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो आज का दिन हम दोनों का आखिरी दिन होता। रही बात आज नहीं तो कल हम दोनों पकड़े जरूर जाएंगे, और जिस दिन हम दोनों पकड़े जाएंगे, प्रदीप हम दोनों को इस दुनिया से हटा देगा। इससे पहले कि प्रदीप हम दोनों को मारे, क्यों ना प्रदीप को इस दुनिया से हटा देते हैं। रानी जब अपने पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, आशिक रानी की बात मान लेता है। उसके बाद से आशिक प्रदीप का ही राइफल उठा करके सोते वक्त ही प्रदीप के ऊपर एक एक करके 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रदीप की ही घटना स्थल पर मौत हो जाती है। प्रदीप की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से प्रदीप की डेड बॉडी लेकर के बगल के कमरे में छुपा देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। उसी रात को आशिक अपने घर पर चला जाता है और अगले दिन 7 जून को रात के वक्त फिर से रानी के घर पहुंचता है और रात के वक्त ही प्रदीप की डेड बॉडी एक बोरी में पैक करके रानी के स्कूटी पर लोड करके गांव से बाहर खेतों में ले जाता है और उसकी डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं और उसके बाद से वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में रानी जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है,
पुलिस रानी के ही तहरीर पर उसके प्रेमी आशिक को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।